यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आज अभी हम लोग जो विश्लेषण करने जा रहे हैं उसमें ये पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर चीन इतना एग्रेसिव हो कैसे गया। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उन कारणों में एक कारण मुझे और मिला है जो बड़ा मुझे लगता है कि चीन को परेशान करने वाला था। प्रधानमंत्री मोदी का नवंबर में कुछ स्टेप उन्होंने जो लिए, उन स्टेप्स पर चीन को सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला था और चीन को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा था। तो ऐसी परिस्थिति में चीन ने दबाव बनाने के लिए ये सारा प्रकरण किया। वो अलग बात है कि चीन ने ये जो सारा प्रकरण रचा, इस प्रकरण में वो खुद फंस गया। और अभी जो बॉर्डर से सूचनाएं आ रही हैं, चीन के फॉरेन मिनिस्ट्री ने कल कहा कि हमने मोस्टली प्लेसेस पर जो इंडिया से बात चल रही थी, मोस्टली प्लेसेस से हमने अपनी सेनाएं पीछे वापस बुला ली। लेकिन ऐसा उसका कहना ठीक नहीं है, क्योंकि भारत सरकार ने अभी तक पुष्टि नहीं की है और भारत सरकार लगातार ये कह रही है कि चीन पूरा कंप्लीट डिसएंगेजमेंट उस एरिया से करे, इवन हिंद महासागर से भी वो डिसएंगेजमेंट करे, क्योंकि हमारी नावल फोर्सेस भी इस साइड में तैयार हैं। तो चीन अपनी लोकल मीडिया में कह रहा है कि हमने डिसएंगेजमेंट कर दिया है उस क्षेत्र से। मैं इस बात को इसलिए कहता हूं कि चीन इस समय ऐसा फंसा हुआ है कि या तो वर्ल्ड वार में जाएगा, या फिर अपना इकोनॉमिक नुकसान करेगा, या फिर गृह युद्ध की तरफ जाएगा। इन तीन में से कोई एक ऑप्शन जो उसको सबसे आसान लगता हो वो चुने। पिछले 8-10 लेक्चर्स में मैं इस बात की पूरी एक सीरीज कवर कर चुका हूँ। आज हम लोग उस विषय पर एक और स्टेप आगे जाने वाले हैं। 2019 के नवंबर में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आसियान देशों में, मैं फिर से कहता हूं, आसियान देशों से जो हमारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था उससे अपने को पीछे बैकड्रॉप खींच लिया। क्या फर्क पड़ता है ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का और कैसे हुआ? एक्चुअली 2010 में एक आसियान कंट्रियों के बारे में मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। आसियान कंट्री हम कहते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ASEAN, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इनमें 10 सदस्यों की ये ऑर्गेनाइजेशन है, जिनमें ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल है। इन 10 के अलावा उसमें 6, कुल मिलाकर 16 थे। अभी भारत बाहर हो गया तो 5 बचे। तो उसमें 6 और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के सदस्य थे: ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया। फिर से कहता हूं, उन 10 कंट्रियों का जो ओरिजिनल ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अलावा भी इसमें एसोसिएट पार्टनर हैं। उसमें ऑस्ट्रेलिया और बहुत इंपॉर्टेंट जापान, और सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चाइना, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया और इंडिया। 2010 में यूपीए गवर्नमेंट ने इन 16 कंट्रियों के साथ, हम कहें आसियान के 10 कंट्री और 6 ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के कंट्री, इन 15 कंट्री हमको छोड़ दे तो 15 कंट्रियों के साथ यूपीए गवर्नमेंट ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में मैं आपको बता दूं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता है इन कंट्रियों के साथ हमारा जो ट्रेड होगा उस पर हम कस्टम ड्यूटी रिड्यूस कर देंगे या ख़त्म कर देंगे। हमारा फ्री ट्रेड इनके साथ रहेगा। जैसा हमारे बांग्लादेश के साथ फ्री ट्रेड है, हम बहुत सारे कंट्रियों के साथ फ्री ट्रेड करते हैं। फ्री ट्रेड हम इसलिए उन कंट्रियों के साथ करते हैं कि उनके माल की भारतीय मार्केट में आसानी से आ जाए और हमारा माल जो है वो उनके मार्केट में आसानी से चला जाए, डबल टैक्सेशन के चक्कर में ना फंसे और टैक्सेशन और कस्टम ड्यूटीज़ की वजह से वो महंगा ना हो जाए और वो आसानी से हमारे मार्केट में बिक सके। यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पर 2010 में इन 15 कंट्रियों के साथ हमारा एफटीए साइन हुआ और इस एफटीए में इन कंट्रियों को हमने अपना दरवाज़ा खोला और कहा कि आप आइए और हमारे देश में अपना माल बेचिए। खास बात यह है कि चाइना का इन रिमेनिंग 15 कंट्रियों के साथ भी है। तो जिसके पास अपना प्रोडक्शन नहीं है, जापान के पास अपना प्रोडक्शन है, मैं मान सकता हूँ। साउथ कोरिया के साथ पास अपना प्रोडक्शन है, मैं मान सकता हूँ।
ऑस्ट्रेलिया के पास भी कुछ हद तक प्रोडक्शन हो सकता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी चीन पर डिपेंडेंट है, न्यूजीलैंड भी चीन पर डिपेंडेंट है, और वो जो जिन 10 कंट्रियों की बात कर रहे हैं वो सारे चीन पर डिपेंडेंट। यानी कि इन किसी भी कंट्री से भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है जापान साउथ कोरिया को छोड़कर, तो सारा माल चाइना का ही भारत में आने वाला है, हम इनमें से किसी कंट्री के साथ एग्रीमेंट करें। जैसे हमने देखा होगा कि साउथ कोरिया का बहुत सारा माल भारत में आता है। हमने देखा कि ये जो टेलीविज़न की इंडस्ट्री है, ये इंडोनेशिया और मलेशिया का बहुत माल भारत में आता है, कंबोडिया का बहुत माल भारत में आता है। टेलीविज़न हम कहते हैं ये मेड इन चाइना नहीं है, ये मलेशिया का है या ये इंडोनेशिया का है। आप देखिए टीवी इंडोनेशिया मलेशिया उसमें मॉडल्स होते हैं, ये एक्चुअली इन कंट्रियों से आते हैं, फिर भी वो चीन का ही माल हमारे देश में आता है, क्योंकि इन कंट्रियों में चीन से इंपोर्ट होता है, चीन से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके ये केवल असेंबलिंग करते हैं, असेंबलिंग करके भारत में बेचते हैं, और हम सीधा भी चीन से इन एग्रीमेंट्स की वजह से चीन से सीधा लेते हैं और भारत में इंपोर्ट करते हैं, भारत में असेंबलिंग होती है और भारत में बिकती है। नतीजा इस एग्रीमेंट का ये जो है उसका ये निकलता है कि इन एग्रीमेंट्स की वजह से जब इंपोर्ट आपके यहाँ बढ़ जाएगा, सस्ता माल आपके यहाँ पहुँच जाएगा, इन कंट्रियों से आप इंपोर्ट बढ़ा लेंगे, तो आपकी जो लोकल डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो फेल हो जाएगा। जो प्रोड्यूसर है चीज़ का, जो चीज़ें बनाता है, वो देखेगा लाभ किसमें, लाभ बाहर से रॉ मटेरियल लाकर असेंबल करने में ज़्यादा है या फिर यहाँ पर नया प्रोडक्शन करने में, हाय तौबा करने में जाता है। तो जाहिर सी बात है चाइना उस पर पूर्ण रूप से उनकी इकोनॉमी में गवर्नमेंट सपोर्ट चल रहा है, और गवर्नमेंट सपोर्ट हम सब जान रहे हैं वो किस लिए कर रहा है, क्योंकि उसको जासूसी करनी होती है। जासूसी का सबसे अच्छा साधन अगर संसार में कोई है, जैसे पिछले वाले लेक्चर में भी मैंने कहा था कि आप कोई प्रोडक्ट खरीदिए, मैं आपको एक प्रोडक्ट का ब्रांड दिखाता हूं तो आपको उसका अंदाजा हो जाएगा। ये एक प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर कुछ ब्रांड्स लिखे हुए हैं, CE, FCC, ये बने हुए हैं। इन ये नोटिफिकेशन होते हैं कि हर कंट्री ने, कुछ कंट्री जो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ हैं या यूनाइटेड स्टेट्स है या बहुत सारे और कंट्रीज़ हैं जो बड़े कंट्रीज़ हैं, इन्होंने अपने यहाँ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग और इंपोर्ट के कुछ नॉर्म्स बना रखे हैं। उन नॉर्म्स के अनुसार इनकी कोडिंग नहीं की जा सकती, क्योंकि मेटल के माध्यम से कोडिंग हो जाती है और उस कोडिंग से देश में सब जगह पर जासूसी हो जाती है, एक एक चीज़ की जासूसी हो जाती है। तो चीन को चूंकि वर्ल्ड पावर बनना है, तो उसने अपने यहाँ इलेक्ट्रॉनिक में पैसा झोंक दिया, मैन्युफैक्चरिंग में पैसा झोंक दिया, सब्सिडी देनी शुरू कर दी, और पूरे संसार में किसी भी तरह से उसका प्रोडक्ट पहुंच जाए। इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर हाउस में कुछ ना कुछ अगर चीन का लगा है तो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर क्या वार्ताएं चल रही हैं, इसकी भी जासूसी हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में जब ये हो तो चीन ने पैसा झोंका, और पूरे विश्व में हमने कहा हम चीन से नहीं ले रहे तो इन 10 कंट्रियों से लेंगे, इन 10 में से नहीं ले रहे तो बाकी उसके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के 5 कंट्री और हैं उनसे लेंगे, और माल मोस्टली सब चीन का होगा, और चीन किसी भी कंट्री की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को समाप्त करेगा, और वो अपनी सब्सिडराइज जो पैसा उसको सॉवरेन अपने आप को बढ़ाने में लगाना था, दूसरी स्ट्रेटजीज में लगाना था, फौजों में लगाना था, वो इस तरह से आपकी जासूसी में पैसा लगाकर और सब कुछ गेन कर लेता है, इसलिए वो सब्सिडीज देते हैं। भारत सरकार ने इसमें एक स्टेप लिया, जब मोदी जी बैठे 2012 में एक्चुअली नेगोशिएशन शुरू हुए, और जब तक नेगोशिएशन कंप्लीट होते तब तक मोदी जी आ गए सरकार में, और मोदी जी ने 2019 के नवंबर में, ये जो फर्स्ट टर्म उनका निकल गया, नेगोशिएशन चलते रहे, सेकंड टर्म में जब उसके अप एंड डाउन्स पता लगे, क्योंकि 2010 का वो एग्रीमेंट था हमारा, 2010 में हम उनके साथ FTA साइन किए थे, लेकिन हम आसियान के ओरिजिनल कंट्री नहीं हैं, इसलिए हम एसोसिएट पार्टनर थे, और चूंकि हम एसोसिएट पार्टनर हैं इसलिए वहां से हमको हटने का अधिकार है। चीन लगातार हमारे ऊपर दबाव बना रहा था। इस जो पार्टनरशिप है, इस पार्टनरशिप को नाम दिया गया RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP इसको नाम दिया गया, और इस RCEP से हमने कहा कि हम आपके साथ, इन आसियान कंट्रियों से कहा हम आपके साथ कोऑपरेटिव रहेंगे, आतंकवाद पर कोऑपरेटिव रहेंगे, वर्ल्ड सिक्योरिटी पर कोऑपरेटिव रहेंगे, रीजनल डेवलपमेंट पर कोऑपरेटिव रहेंगे, लेकिन हम RCEP से बाहर जा रहे हैं।
चीन ने बहुत दबाव बनाया भारत के ऊपर कि आप आरसीईपी से बाहर मत जाइए, क्योंकि आरसीईपी के माध्यम से चीन का जो प्रोडक्ट है वो भारत में आ रहा था, वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कर रहे थे और चीन का प्रोडक्ट भी सारा भारत में आ रहा था और भारत के मार्केट में छाया पड़ा था। हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी, लगभग खत्म हो ही गई थी, 2014 तक लगभग खत्म हो गई थी। वो तो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ये सब और स्टैंड अप इंडिया, ये भारत सरकार ने शुरू किया कि मैन्युफैक्चरिंग यहां शुरू हो। भारत सरकार की इनिशिएटिव्स के बीच में सबसे बड़ा जो रोड़ा आ रहा था वो आरसीईपी आ रहा था, क्योंकि आरसीईपी से जो प्रोडक्ट हम बनाना चाहते हैं, क्योंकि चाइना उस पर फंडिंग कर रहा है, चाइना उस पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो सब्सिडी दे रहा है, तो नो डाउट हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम कुछ कर ही नहीं सकते। क्योंकि सीधी सी बात है, दो प्रोडक्ट मार्केट में हो, एक 10 रुपए का बिके और एक बिके 16 रुपए का, तो 10 रुपए का नहीं बिके, 10 रुपए वाला बिकेगा, 16 रुपए वाला नहीं बिकेगा। 16 रुपए का जो है वो लोकल मार्केटिंग, लोकल मैन्युफैक्चरिंग है। भारत सरकार की ऐसी सिचुएशन नहीं है कि भारत सरकार बहुत ज्यादा सब्सिडी दे सके प्रोडक्शन पर। हालांकि उसने एसईजेड और ये सारे शुरू करने की वाजपेयी सरकार के समय पर कोशिश की थी, लेकिन भारत सरकार के पास कभी इतना पैसा नहीं रहा। और जब तक इकोनॉमी 2004 तक वो सुधार कर ला पाए थे, तब तक 2004 में सरकार बदल गई और 2004 से 14 वाली ने वो फिर वही हाल ला दिया जो पहले था 1996 में वाजपेयी सरकार आने से पहले। यानी कि आईएमएफ के कर्जे, वर्ल्ड बैंक के कर्जे जो सारे निपटाए गए थे, सोना छुड़ाया गया था, वाजपेयी ने सारा सोना छुड़ाया। जो पिछली सरकारों ने सोना गिरवी रख दिया था, हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या हो गई थी, वाजपेयी सरकार 6 साल बैठी, उस 6 साल में उसने वो सारा वापस लिया, आगे फ्यूचर के लिए वहां डिपॉजिट्स किए ताकि हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या ना आए। लेकिन 2014 में जब तक वो 2004 में जब तक वो सुदृढ़ कर पाए, तब तक सरकार बदल गई और 2014 तक उसने फिर वही कंडीशन कर्जे वाली भारत में ला दी। तो ऐसी सिचुएशन में भारत इस सिचुएशन में नहीं है या था कि वो प्रोडक्शन में सब्सिडी दे सके। वो टैक्स माफी कर सकता है केवल, लेकिन प्रोडक्शन में सब्सिडी नहीं दे सकता। चाइना दूसरी तरफ प्रोडक्शन में सब्सिडी देता है, यहां तक कि उनके कुछ प्रोडक्ट्स में वो 80 से 90% भी सब्सिडी देते हैं। यानी कि 10 रुपए का अगर प्रोडक्ट वहां पर तैयार हो रहा है तो 9 रुपए या 8 रुपए चाइना सरकार उसमें दे रही है और वो 8 रुपए देकर वो 2 रुपए का जो इन्वेस्टमेंट किया है प्रोड्यूसर ने, वो यहां पर 3 रुपए का बेच रहा है। हम किसी भी हालत में उससे कॉम्पिटिशन नहीं कर सकते। तो हमारे लिए जो सबसे बड़ा खतरा था वो आरसीईपी था। हमने आरसीईपी से अपने आप को रोल बैक कर लिया और हमने कहा कि हम आरसीईपी, हम आसियान के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहेंगे, लेकिन हम आरसीईपी पर नहीं रहेंगे। ये नवंबर में मोदी सरकार ने डिसीजन लिया। अगर ये डिसीजन नहीं लेते तो हम ये जो भारत में बहुत सारी सिचुएशनें चल रही हैं और प्रोडक्शन हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत जो है किसी प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए और वर्ल्ड को वो एक्सपोर्ट कर सके, ये सब प्रयास हमारे विफल हो रहे थे। इसलिए आरसीईपी से हमने अपने हाथ वापस लिए। चाइना को इससे ज्यादा नागवार कुछ नहीं गुजरने वाला था। अब चाइना का भारत में केवल डायरेक्ट जो वहां से इंपोर्ट हो रहा था उस पर हम कस्टम ड्यूटी वगैरह लगा रहे थे, एंटी डंपिंग की ड्यूटी लगा रहे थे। तो वो जो इंपोर्ट वहां से भारत में हो रहा था, वो इंपोर्ट यहां पर अभी भी इफेक्ट डाल रहा था। नवंबर में हमने वो किया तो इन कम से कम 15 देशों से जो हमारा इंपोर्ट हो रहा था, अब बात वो चाइनीज मटेरियल यहां पर आना बंद हो गया। हाँ, वो अलग बात है कि हमने जापान के साथ अलग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की, साउथ कोरिया के साथ अलग की, ताइवान के साथ अलग की, ऑस्ट्रेलिया के साथ अलग कर रहे हैं। लेकिन हम ये इस वाले में जहां चाइना को फुल्ला 16 कंट्रियों के थ्रू हमारे देश में खेलने का रास्ता मिल रहा था, वो रास्ता हमने बंद कर दिया। अब डायरेक्ट वाला आ गया और चाइना का इन्वेस्टमेंट भारत में। चाइना ने अब यहां पर ऐप बढ़ाने शुरू कर दिए, दूसरे रास्ते अपनाने शुरू कर दिए, ऐप बढ़ाने शुरू किए, सॉफ्टवेयर कंपनियां बनानी शुरू की, भारत में जासूसियां करनी शुरू की, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, ये सब उसने दूसरे रास्तों से करना शुरू कर दिया। भारत सरकार ने मेक इन इंडिया के तहत इन्वेस्टमेंट संसार भर से, जापान से और साउथ कोरिया और बहुत सारे कंट्रियों से इन्वेस्टमेंट मांगा कि भाई हमारे यहाँ आइए, इलेक्ट्रॉनिक में हमारे यहाँ आप अपने पैर जमाइए, हम आपको रास्ता खोलते हैं। चीन को ये बिल्कुल नागवार न गुजरेगा, क्योंकि चीन के दिमाग में हमेशा ये रहा होगा कि हमारी आबादी 150-160 करोड़ और भारत की आबादी 130 करोड़, हम संसार की 50% आबादी पे तो वैसे ही हुकूमत कर रहे हैं इकोनॉमिकली, और बाकी संसार में जो 60% बचा, 50%, 60% बचा, उस पर धीरे धीरे करके हम ये सीपैक बना लेंगे या वो वन बेल्ट वन रीजन वन बेल्ट बना लेंगे और ये सब वन रोड इनिशिएटिव कर लेंगे। तो
चीन भारत में अपने पैर जमा चुका था, उस पैरों को धीरे धीरे भारत सरकार ने उखाड़ना शुरू किया और नतीजा ये निकला कि चीन की इकोनॉमी पर बहुत बड़ा इफेक्ट आया। आपने ध्यान दिया होगा कि लोग ये कह रहे भारत में इफेक्ट आया, लेकिन भारत से ज्यादा चीन पर इफेक्ट आया। अब जीडीपी के मामले में वर्ल्ड स्लोडाउन की जो बात संसार में की गई, लेकिन उस वर्ल्ड स्लोडाउन में भारत बचा हुआ था और भारत पर इफेक्ट आया भी तो बहुत कम आया, लेकिन चीन पर वर्ल्ड स्लोडाउन का बहुत बड़ा इफेक्ट आया। चीन की इकोनॉमी हम सब जानते हैं पिछले 1 साल से ऐसी ध्वस्त पड़ी हुई है कि चीन उस पर उठ नहीं पा रहा। उसका कारण है मोदी सरकार के जो स्टेप बाय स्टेप स्टेप्स लेने शुरू किए और चीन की इकोनॉमी को धीरे धीरे उन्होंने खत्म करना शुरू किया और चीन को भारत में एटलीस्ट बैन करना शुरू किया। वो इफेक्ट था, इसलिए चीन बौखलाकर अब बॉर्डर इश्यूज, वो प्रेशर बनाना चाहता है कि किसी तरह बॉर्डर के माध्यम से भारत के साथ कन्फ्लिक्ट हो और इस कन्फ्लिक्ट में किसी प्रकार से हम भारत के साथ एग्रीमेंट्स करें और भारत हमारे लिए मार्केट खोल दे। भारत प्रेशर में आ जाएगा, उसको ये समझ में है, लेकिन भारत सरकार पहले से तैयार थी। उसने चीन को ही उल्टा घेर लिया और चीन की इकोनॉमी भारत से जितना इफेक्ट होने वाली थी उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट उसको वर्ल्ड की दूसरे कंट्रियों से होने लगा। और भारत के जो रास्ता है उसी रास्ते से वर्ल्ड के मोस्टली जो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं उन्होंने भी उनके एप्स बैन करना शुरू कर दिया, उनके सॉफ्टवेयर बैन करना शुरू करिए और उनका जो ये गोरख धंधा था उसको खत्म करना शुरू कर दिया। तो मुझे लगता है भारत सरकार ने जो स्टेप लिया वो चीन के लिए नागवार गुजरा है और अब चीन भारत सरकार की स्ट्रैटेजी में पूर्ण रूप से फंस चुका है। और मुझे लगता है कि ये भारत सरकार की अपनी स्ट्रैटेजी थी जिसने चीन को इस तरह से मात देने के लिए मजबूर किया और पूरे विश्व को भारत का आभार मानना चाहिए। हालांकि पूरा विश्व मान भी रहा है और उस आभार में भारत उभर कर सामने आएगा। थोड़े दिन हमको समस्या हो सकती है, क्या समस्याएं होंगी और उसके क्या निदान होंगे, हमको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, आम जनता को क्या कंट्रीब्यूट करना, उसके लिए अलग से एक लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। धन्यवाद। पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड प्लस फ्री क्लासेस का लाभ ले सकता है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड प्लस फ्री क्लासेस का लाभ ले सकता है।